दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज अपने ज्योतिष चैनल 24 एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ये चैनल जो शुरू किया है वो सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि आप अपनी कुंडली को स्वयं जान सकें। आपको कोई भी ज्योतिषी बेवकूफ़ न बना सके। आपको खुद जानकारी हो कि आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। इसी क्रम में मैंने अपने 2 वीडियोस पहले जो है जारी किए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाव क्या है और भाव का प्रभाव क्या है। हम भाव से क्या क्या देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाव से हम अपने शरीर के अंगों के बारे में, रिश्तों के बारे में और कई अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको बताऊंगा कि राशियाँ क्या हैं, राशि को कैसे देखते हैं, कैसे आपकी कुंडली में आती हैं। तो उस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राशियाँ पहले तो होती कितनी हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको कुंडली का स्वयं अध्ययन करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे बोर्ड को देख पा रहे हैं कि 12 राशियाँ मैंने लिख रखी हैं और उनके नाम हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनके यहाँ पे एक एक नंबर दिए गए हैं। जैसे मेष को 1 नंबर से, वृष को 2 नंबर से, मिथुन को 3 नंबर से, कर्क को 4 नंबर से, सिंह को 5 नंबर से, फिर कन्या को 6 नंबर से, और इसके बाद कन्या के बाद तुला को 7 नंबर से, और वृश्चिक को 8 नंबर से, फिर धनु को 9 नंबर से, मकर को 10 नंबर, कुंभ को 11 नंबर और मीन को 12 नंबर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये राशियों का एक क्रम दिया गया है और ये इसी क्रम में ही कुंडली में विराजमान रहती हैं। जैसे कि आप मान लें, जैसे मैंने भाव बताए थे, तो भाव को अगर हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव इस तरह से रहते हैं। हम इनको इस तरह से नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब इसमें राशियाँ आएंगी, उनका नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा होगा तो आप उससे भ्रमित ना हो। अब दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जैसे मैंने एक कुंडली बना रखी है, इसमें 2 नंबर राशि पहले भाव पे लिखी है, फिर उसी क्रम में ये क्रम से आगे बढ़ती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 12 भाव तक। जैसे लग्न में जो भी भाव आएगा उसका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये क्रम चलता रहेगा। तो जब क्रम चलता रहेगा तो आपको अब ये राशियाँ कितनी होती है मैंने बता दिया, 12 राशि होती हैं और 12 राशि के अपने ग्रह स्वामी होते हैं। वो ग्रह स्वामी उन राशियों पे अपना प्रभाव रखते हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि ग्रह कितने हैं, तो आप इस बारे में अगर देखेंगे तो ग्रह हैं 9, और
नवग्रह जैसे आपको कभी भी आप देखते होंगे पूजा पाठ होता है तो उसमें नवग्रह ही बनाए जाते हैं। तो ये नवग्रह हैं कौन कौन से? तो अगर आप इनको देखें तो सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर आपका गुरु, फिर बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे राहु केतु का नाम कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। क्यों? राशियों को स्वामी लिखे हैं, उसमें सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि लिखे हैं, लेकिन चंद्र लिखे हैं, लेकिन राहु केतु का नाम नहीं लिखा गया है। इसका कारण क्या है? देखिए, कुंडली जो होती है वो पूरी तरीके से प्रामाणिक है। और जैसे कुंडली शास्त्र कभी आप पढ़ेंगे तो कुंडली में तीन तरह की कुंडली हम पढ़ते हैं, जैसे वैदिक, फिर गणितीय कुंडली और उसके बाद होती है फलित कुंडली। तो वैदिक कुंडली जो है वो क्या है कि कुंडली कैसे बनी, और गणित कुंडली क्या है, जैसे कुंडली में क्या कैलकुलेशंस यूज़ हो रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसको सिद्ध किया जा चुका है। और तीसरा है फलित ज्योतिषी। फलित ज्योतिषी क्या है? जब आप इन सब चीज़ों को सीख लेंगे तो आप उसका फल करना जान पाएंगे। तो ये जो आपको बताया गया कि फलित कुंडली कैसे हम देखते हैं, पहले तो आप उसको कुंडली को ये देख लें कि कुंडली बनती कैसे, और इनके राशि, पहले ग्रह, फिर राशि के स्वामी। तो ये क्रम है एक। अगर आप इस क्रम को आप समझते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप थोड़े दिन में अपनी कुंडली स्वयं ही जांच लेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, और आप इनमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 9 ग्रह में 7 ग्रह जो होते हैं वो आपके पिंड के रूप में हैं। और आप कहेंगे पिंड क्या है? पिंड मतलब भौतिक अवस्था में उपलब्ध हैं। जैसे आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र, शनि। राहु केतु पिंड के रूप में नहीं है। तो पिंड के रूप में नहीं है तो इनको मतलब कोई राशियों में स्थान इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, और छाया को जिस तरह से आप पकड़ नहीं सकते हैं या धुएं को पकड़ नहीं सकते आप, तो इनका भौतिक अस्तित्व ना होने की वजह से इनको राशियों में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन इनका कुंडली में बहुत प्रभाव पड़ता है। राहु केतु को अगर हम देखें तो ये जो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसके एक्सिस पॉइंट पे ये उपलब्ध रहते हैं। जैसे ऊपर नॉर्थ में राहु रहता है तो आपके वेस्ट में, उत्तर में राहु है तो पश्चिम में जो है आपका, दक्षिण में केतु है। तो इन्हीं की वजह से ग्रहण पड़ते हैं। जैसे आप मान लो सूर्य चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो इन्हीं को, तो ये छाया ग्रह हैं। तो अब आपको ये पता लग गया कि किस वजह से राहु केतु को राशियों में स्थान नहीं दिया गया। अब इसी तरीके से अब आपके बचे 7 ग्रह को 12 राशियों में बांटा गया। तो अब बंटवारा कैसे हुआ तो वो आपको हम एक बताएं कि आप देखें कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ ही सारे ग्रह घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। लेकिन आप यहाँ फिर प्रश्न करेंगे कि अगर सूर्य तारा है तो आपने सूर्य को ग्रह क्यों बोला? तो उसका कारण क्या है कि चूँकि हम पृथ्वीवासी हैं हम पृथ्वीवासी हैं और पृथ्वी से हमको सूर्य घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ज्योतिषियों ने, पुराने हमारे जो विद्वान थे, उन्होंने सूर्य को एक
ग्रह मान लिया। ग्रह मतलब होता है जो किसी के चारों तरफ चक्कर काटे। तो दिखने में सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इस वजह से इसको एक ग्रह मान लिया गया। अब सूर्य चूंकि अकेला है और उसको एक राजा की संज्ञा दी गई, और सूर्य एक पिता की तरह होता है। जैसे जंगल में राजा एक होता है, शेर। शेर का हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि सूर्य को सिंह राशि दी गई है, सिंह मतलब शेर। इसी तरीके से देश का भी एक ही राजा होता है। घर में पिता एक होता है, 10 पिता नहीं होते। तो सूर्य के प्रभाव भी वैसे ही हैं, राजा की तरह, पिता की तरह। अगर आपको सूर्य को समझना है अपनी कुंडली में, तो अपने पिता को देख लीजिए, देश के राजा को देख लीजिए, या जंगल के राजा को देख लीजिए। वो घास नहीं खाएगा, मर जाएगा, आप समान नहीं होता है। तो इसीलिए सूर्य को एक राशि दी गई, जो सिंह राशि। अब दूसरा नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्योंकि इसको रानी की संज्ञा दी गई, और चंद्रमा माँ है। माँ में क्या है? करुणा है, दया है, क्षमा है, कोमल है। तो चंद्रमा को भी एक राशि दी गई, उसका नाम है कर्क राशि। तो कर्क मतलब होता है पकड़ के चलना। तो माँ हमेशा अपने बच्चों को पकड़ के चलती है, अपने आंचल में समा के चलती है। तो आपको 2 राशियों के बारे में पता लग गया। अब आपके 5 ग्रह बचे और 10 राशियाँ बची। अब इनमें हर ग्रह को 2-2 राशियाँ दे दी गई। जैसे आप अगर देखेंगे तो मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी बनाया गया। इसी तरीके से गुरु को धनु और मीन का स्वामी बनाया गया। फिर इसके बाद आता है आपका बुध को मिथुन और कन्या का स्वामी बनाया गया। फिर आपका शुक्र को वृष और तुला राशि का स्वामी बनाया गया। आखिरी में आता है शनि को मकर और कुंभ राशि दी गई। तो अब आपने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि सूर्य का स्वामी सिंह, चंद्र का कर्क, मंगल का मेष और वृश्चिक, तो ये गुरु का धनु मीन, शुक्र का वृष तुला, शनि का मकर कुंभ। तो अब आप ये जो ग्रह हैं, मैंने इसको लिख रखा है सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, फिर बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनको लिखने का एक कारण है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल ये आपस में मित्र हैं, और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं। तो आप और बुध जो है वो बीच में लिखा गया है। तो इसका लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि एक ग्रुप सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु मंगल, और उधर शुक्र, शनि, राहु, केतु, और बी कैटेगरी में शुक्र, शनि, राहु, केतु आ गए, और सी कैटेगरी में बुध को लिखा गया। तो ए के ग्रह आपस में मित्र हैं, बी के ग्रह आपस में मित्र हैं, और ए और बी में शत्रुता है। इसी तरीके से बुध जो है वो दोनों से मित्रता रखता है, तो इसीलिए इसको नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। इसकी अपनी कोई नीति नहीं होती है। जब ये वक्त पड़ता है तो ए से के साथ मिल जाता है, वक्त पड़ता है बी के साथ मिल जाता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे कुछ ग्रह पे गोला बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो जैसे बुध की सूर्य के साथ मिलता है और गुरु के साथ मिलता है, लेकिन चंद्र और मंगल के साथ मिलता नहीं है। इसी तरीके से बी कैटेगरी में आप जाएं तो उसका शुक्र, शनि और राहु के साथ मिलता है, केतु के साथ मिलता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बुध जो है वो ए कैटेगरी के ग्रहों से भी मित्रता रखता है और बी कैटेगरी के ग्रहों से मित्रता रखता है। तो इसीलिए इसको नपुंसक ग्रह कहा गया है। और
ए और बी में चूँकि शत्रुता है तो ये आपस में शत्रुता निभाते हैं, क्योंकि ए ग्रुप देवताओं का है और बी ग्रुप राक्षसों का है, और इसीलिए उसमें राहु केतु राक्षस ग्रुप में रखे गए हैं। ये इनको पापी ग्रह भी बोलते हैं, लेकिन शुक्र जो है उसमें शुभ ग्रह है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि जब हम आपको इसमें ये बताएंगे कि मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, सम ग्रह, पापी ग्रह क्या होते हैं, क्रूर ग्रह क्या होते हैं, तो आपको ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि अभी शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये एक कैटेगरी है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु एक कैटेगरी है, बुध बीच में है। अब ये तो आपको पता लग गया कि इनको, जैसे आपको सूर्य को एक राशि, चंद्र को एक राशि और बाकी सबको दो दो राशियाँ, तो आप जोड़ लीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 राशियों में ये बट गए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 12 राशियों में बट गए, अब कुंडली में ये कैसे बैठते हैं और क्या इनका प्रभाव होता है। तो मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप एक कुंडली यहाँ पे दी हुई है, जो आपको दिख रही है सामने। ये एक जातक की कुंडली है, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि वास्तव में ग्रह क्या हैं और इनकी कैसे कुंडली बनती है। अगर आपके सामने कुंडली आपकी है और सही है या गलत है, तो आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं कि कुंडली ये हमारी सही है या नहीं है। तो इसके लिए ये जैसे कुंडली जातक की है, जिसका जन्म 26 मार्च 1969 को हुआ, 10:25 जन्म हुआ, और उसका निवास स्थान, जन्म स्थान जो है वो कानपुर था। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझने में आसानी होगी कि ये कुंडली इसी तरीके से आपके सामने आती है जो आपकी बनती। कुंडली है क्या वास्तव में? कुंडली है जिस समय आपका जन्म हुआ, वो समय, वो महीना, वो साल, उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति थी, वो ये ग्राफ है जो कि कागज़ पे लिखा गया है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जस पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो वो बात यहाँ चरित्रार्थ होती है। जैसा हमारा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो हमारे जन्म के समय जो ग्रह जहाँ बैठे थे ब्रह्मांड में, कुंडली में उनको वैसे ही स्थान दे दिया जाता है। अब अगला प्रश्न आपके मन में आएगा कि आपको ये पता लग गया कि राशियाँ 12 हैं, 12 राशियों में उनके अंक हैं, उनके स्वामी हैं, और किस तरह से वो बटे। अब ये कुंडली बनती कैसे है, अगर आपको हम ये बताएं, तो सबसे पहले कुंडली बनाने के लिए जो निर्णायक ग्रह होता है वो होता है सूर्य। सूर्य से ही पूरी, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो और सूर्य को राजा भी कहा गया, तो उसके राजा के चारों तरफ ही जनता घूमती है। तो उस वजह से अब सूर्य का कुंडली में प्रथम उसको स्थापित किया जाता है। अब वो कैसे स्थापित किया जाता है? अगर हम आपको ये कहें कि पूरी कुंडली के 12 भाव हैं, तो 12 भाव, और सूर्य पूरब से निकल के पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है, डूब जाता है। सवेरे सूर्योदय होता है, शाम को 5-6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, अगले दिन सूर्य फिर निकल आता है। तो आप देखते हो कि जब भी आप कुंडली बनवाने जाते हैं तो आपसे पंडित जी क्या पूछते हैं कि जातक का जन्म समय बताइए, डेट बताइए, और जन्म स्थान बताइए, महीना बताइए। कहने का मतलब है कि सूर्य एक दिन में ये 12 भावों को, 12 ग्रह जो घर हैं इनको पार करके अगले दिन फिर पहले घर पे आ जाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि दिन में घंटे कितने होते हैं आपके? अब आप देखिए यहाँ गणित आ गई, गणित ज्योतिषी आ गई। दिन में घंटे कितने होते हैं आपके? 24। और घर कितने हैं? 12। तो अगर आप
24 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसके मतलब कि सूर्य का जो जो चलने की गति है वो हर घर पे 2-2 घंटे रहती है। अगर आप ये समझें कि जैसे जन्म सवेरे होता है, दोपहर में होता है, शाम को होता है, रात में होता है, तो जो समय है वो तो समय निश्चित होता है ना कि जन्म किस समय हुआ, ये तो आपको मालूम ही होता है। तो अगर आप सवेरे से शाम तक इसको 2-2 घंटे में बांट लें तो सूर्योदय भारतवर्ष में लगभग कै बजे होता है? अमूमन 5:30 बजे। अगर कलकत्ता से आप देखें तो कलकत्ता से सूर्य 5:30 बजे उदय होता है, हमको दिखता है, और पश्चिम में जाके, महाराष्ट्र में जाके वो अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इसके मतलब क्या हुआ कि सूर्योदय लगभग 5:30 बजे से होता है। तो आप इसी तरीके से 2-2 घंटे हर भाव को दे दीजिए। जैसे मैंने आप देख पा रहे हैं कि 5:30 से 7:30, 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, फिर 11:30 से 1, 1:30 से 3:30, 3:30 से 5:30 और 5:30 से 7:30, 7:30 मतलब 5:30 से 7:30 के बीच में सूर्यास्त हो जाता है। फिर आपका इधर 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30, 1:30 से 3:30 और 3:30 से 5:30। तो इसके मतलब क्या हुआ कि सूर्य उदय हुआ, और चूंकि पृथ्वी यूं घूमती है तो सूर्य हमको यूं घूमता दिखाई देता है। राशियाँ इसीलिए इसी तरह से यूँ इस क्रम में लिखी जाती हैं, लेकिन सूर्य का संचरण इस तरह से होता है। तो अब आप देखें यहाँ पे, अगर दिशाओं को अगर आप बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि दिशाओं में, जैसे यहाँ पे पहले भाव को यहाँ पे पूरब मान लें, यहाँ पे दसम भाव को आप दक्षिण मान लें, सप्तम भाव को आप जो है पश्चिम मान लें, और चतुर्थ भाव को आप उत्तर मान लें। तो सूर्य इसी तरीके से निकलता है, पूर्व से निकलता है, दक्षिणायन होते हुए पश्चिम में डूब जाता है, और उसके बाद उत्तर में होता हुआ फिर अगले दिन उसका जो है उदय हो जाता है। तो इसके मतलब कि दिन के समय में सूर्य आपकी कुंडली के किस भाव में होगा, इसका निर्धारण आपका जन्म का समय बताता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक कुंडली ले रखी है 26/5/1961 की, और उसमें समय मैंने दे रखा है 10:25 जैसे आपको दिख रहा होगा। तो 10:25 जब समय दे रखा है तो आप यहाँ पे देखिए 10:25 कहाँ आ रहा है? 10:25 9:30 से 11:30 के बीच में एकादश भाव में आ रहा है। अब इसके मतलब कि जिस वक्त दिन के जिस समय में जन्म हुआ उस समय सूर्य एकादश भाव में विचरण कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि 2-2 घंटे में बटा हुआ है, निश्चित वहीं पे होंगे। अब मान लीजिए किसी की जन्म समय 5:30 6:30 बजे है तो वो निश्चित रूप से सप्तम भाव में विचरण कर रहे होंगे, ये स्पष्ट है। अब तो यहाँ से जन्म के समय से भाव का निर्धारण होता है। फिर आप सुन लें, जन्म के समय से, दिन के जिस समय जन्म हुआ उस समय से कुंडली में भाव का निर्धारण होता है कि सूर्य किस भाव में बैठेंगे। अब इस कुंडली में यहाँ पे सूर्य के आगे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर का मतलब क्या हुआ? मीन। अब आप इसको रट लीजिए, 1 से 12 तक मीन राशि हुई। अब ये मीन राशि आई कैसे? अगर आपको हम इस चीज़ को बताएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सरल है, और ये आपको जनरली कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये कैसे यहाँ पे आए, मीन राशि कैसे आई, तो आप सबको पता है जैसे कि जो सूर्य मकर संक्रांति कब होती है? मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को, इसके मतलब सूर्य कहाँ है? आपकी मकर राशि में।
तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने ये लिख रखा है 14 जनवरी से 13 फरवरी मकर राशि, उसके बाद 14 फरवरी से 13 मार्च कुंभ राशि, 14 मार्च से 13 अप्रैल मीन राशि और 14 अप्रैल से 13 मई मेष राशि। ये क्रमवार आगे लिखा हुआ है, क्योंकि सूर्य एक राशि में, आप ये समझ लीजिए कि समय से पता लगा कि किस भाव में होगा और किस राशि में होगा, वो आपको महीने से पता लगेगा कि आपका जन्म किस दिन किस महीने में हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आखिरी में 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक ये धनु में, और फिर धनु से फिर मकर राशि, क्रम वही चलता है राशियों का जो हमने पहले आपको बताया था। तो अब आप यहाँ देखिए कि जन्म कब हुआ है। हम आपको प्रैक्टिकल रूप में इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, कि आपको अपने जन्म समय से आप खुद ही जान लें कि आपकी कुंडली सही बनी है या नहीं बनी है। अब आप यहाँ देखिए कि जन्म हुआ है 10:25 पे, तो सूर्य यहाँ पे 10:25 पे एकादश भाव में आ गए। अब राशि का निर्धारण कैसे होगा, तो हमने बताया कि 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में संक्रमण करते हैं, इसीलिए उसको मकर संक्रांति बोला जाता है। और ये जैसे आपको मालूम है कि साउथ में पोंगल, और मकर संक्रांति का दिन निश्चित है, ये बदलता नहीं है, 14 जनवरी तो 14 जनवरी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब आपने देखा 26 मार्च यहाँ पे आया, 14 मार्च से 13 अप्रैल, उस समय सूर्य मीन राशि में संचरण करते हैं, मीन राशि से गुजरते हैं, कहने का मतलब ये है। अब यहीं से अंश निर्धारित किया जाता है कि कितने अंश पे होंगे। तो जब आते हैं 14 मार्च के 15 मार्च को, तो वो 0 अंश के आसपास होते हैं, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे तारीख जैसे से बढ़ती जाती है, उसी अनुसार उनका अंशमान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अब यहाँ पे मीन राशि का अंक क्या है, 12, हमने कहा ये रट लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, एकादश भाव में 12 नंबर, मतलब मीन राशि में सूर्य थे। अब हमने आपको एक नियम बताया था कि यहाँ से उसी क्रम में आगे बढ़ते जाइए, जैसे मीन के बाद मेष आएगा, वृष आएगा, मिथुन आएगा, 12, 1, 2, 3, ऐसे आप गिनती से भी समझ सकते हैं। तो ये आपका निर्धारण हो गया राशि का। अब इसी तरीके से जब पहले भाव में जो राशि आ जाती है वो आपकी लग्न बन जाती है। अब आप यही समझ लीजिए लग्न क्या है और आपकी चंद्र राशि क्या है। अब चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो आपकी चंद्र राशि बन जाती है। तो चंद्रमा अब सूर्य से कितने दूर हैं, चूँकि सारे ग्रह अपने एक्सिस में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि आपके सूर्य किस भाव में बैठेंगे और उसके बाद उनकी राशि का निर्धारण कैसे हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चूँकि सूर्य से सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध। इसीलिए कुंडली में ज़्यादातर बुध जो होता है वो सूर्य के युवराज बोला गया है बुध को। तो युवराज कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर अपने पिता के पास, सूर्य राजा के पास, युवराज मतलब राजा के पुत्र, बुध को इसलिए युवराज भी बोला गया। तो सूर्य कुंडली में हमेशा, बुध जो है कुंडली में हमेशा सूर्य के आसपास होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र क्या है, वैभवता का कारक है। और अगर आप कुंडली में इनके नाम देखें तो आपको नाम से भी पता लग जाएगा कि हमारे जो ग्रहों का एक नामकरण किया गया है। जैसे कि आपके जो सूर्य है उसको पिता राजा, चंद्रमा को रानी माँ, मन, सूर्य को आत्मा भी कहा गया। इसी तरीके से जो आपके मंगल है, मंगल को जो है वो सेनापति कहा गया। फिर बुध जो है वो आपके युवराज हैं।
और गुरु धर्माचार्य है, धर्म की बात करते हैं। शुक्र भी जो है धर्माचार्य है, लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए वो दैत्यों की भाषा बोलते हैं। शनि श्रमिक है, सेवक है। तो इस तरह से आपको इनके नाम भी पता लग गए। तो अब आपने ये देख लिया कि कैसे आपकी कुंडली में इनका राशियों कितनी राशियां हैं, उनके स्वामी कौन है, स्वामी ग्रह कौन है, और इनको किस तरह से कुंडली में बिठाला गया। जैसे मैंने ये चक्र बना रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप ये देखें, ये यहाँ पे हमने लिख रखा है सूर्य बीच में है, उसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं। तो ये ग्रह अपनी राशि में हों ये जरूरी नहीं है, होते भी हैं। जैसे यहाँ कुंडली में आपको दिख रहा है चंद्रमा कर्क राशि में ही बैठा हुआ है, तो कर्क राशि उसकी अपनी राशि है। तो इसमें जब ग्रह अपनी राशि में बैठता है और जिस भाव में बैठता है तो उस भाव का पूर्ण फल देता है। जैसे चंद्रमा यहाँ पे पराक्रम में बैठा हुआ है, पराक्रम भाई का ये घर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो ग्रह अपने घर में बैठता है वो अपना पूर्ण फल देता है। आपको मालूम है, आप जब अपने घर में रहते हैं तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, आप अपना कोई भी काम कैसे भी कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे घर में होते हैं तो आप वो काम ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से मित्र घर में होंगे तो आपको स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं होगी। काम जो घर चलेगा वो मित्र के अनुसार ही चलेगा। आप शत्रु घर में बैठे होंगे और तो क्या होगा कि आप अपना वहाँ पे घुटन महसूस करेंगे, आप असहाय महसूस करेंगे आपको। तो यही जब फलित कुंडली जब होती है तो उसको जब हम फल करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है, उस भाव के फल क्या है, राशि के फल क्या है और ग्रह के अपने जो फल हैं वो क्या है। तो ये एक छोटा सा हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें कि किस तरीके से ग्रहों का फल होता है, घर क्या बताते हैं, भाव क्या बताते हैं, फिर उसमें बैठे ग्रह किस राशि में बैठे हैं, उस राशि का क्या फल है। तो ये एक हमने आपको एक छोटा सा कुंडली से उदाहरण दिया। और इसी के बाद जब आप देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि बुध आसपास होते हैं, शुक्र थोड़ा दूर है, तो शुक्र हमेशा 1-2 घर दूर बैठते हैं सूर्य से। और बाकी ग्रहों की भी स्थिति वही होती है जो उस समय ब्रह्मांड में होती है। लेकिन आपको कुछ कुंडली के परख हम बता दें कि कभी भी बुध ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य से 5-6 खाने आगे बैठे हों, शुक्र 5-6 खाने आगे बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। राहु केतु जहाँ भी बैठेंगे वो आमने सामने होंगे, ये कुंडली का परीक्षण है। कभी भी राहु केतु एक साथ नहीं बैठते, या मतलब राहु अगर जो है पहले घर में बैठा तो केतु तीसरे घर में नहीं बैठ सकता, उसमें हमेशा 7 घर का अंतर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली को जांच सकते हैं कि कुंडली आपकी सही बनी है या नहीं बनी है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आपको राशियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें कि कैसे कुंडली में राशियां आती हैं और किस तरीके से कुंडली का निर्माण होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा, बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। ये चैनल का शुभारंभ करने का जो मकसद मेरा वही है कि कैसे आप स्वयं की कुंडली को खुद जान सकें। अगर आपने इस थोड़ा सा भी हमारे वीडियोस को उसको देखिए और बार बार देखिए, आपको हमने शुरुआत से बताया कि कुंडली किस तरीके से बनती है। तो इन्हीं के साथ अगले अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक राशि का पहले मैं फल बताऊंगा कि क्योंकि 12 राशियां हैं, इनको हम एक वीडियो में नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको एक एक 2-2 राशियों के बारे में उसकी जानकारी दें और आपको
पहले हमने भाव की जानकारी दी, घर की जानकारी दी, फिर राशियों की जानकारी देंगे और फिर उनकी ग्रह की जानकारी देंगे कि ग्रह क्या करते हैं। तो जब आप तीनों चीज़ों को जो है मिलाएंगे तब आपको एक उसका फलित करने में आपको उसका फ़ायदा होगा। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आए और आप स्वयं से इसको अपनी कुंडली को जांच सकें। इसी के साथ नमस्कार, मैं आपसे आज विदा लेता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो अगर ज्ञानवर्धक है, अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।